हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि रीट मेंस के लिए मैं तैयारी करवा रही हूँ और महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस करवा रही हूँ। राजस्थान का इतिहास, भूगोल, कला एवं संस्कृति, इनके महत्वपूर्ण प्रश्नों की मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ। और ये वाला आपका जो टॉपिक है, इसे मैं राजस्थान बोर्ड की SST की किताबों से कंप्लीट पढ़ा चुकी हूँ। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज मैं भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ। कुल 50 प्रश्न हैं, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि संविधान से संबंधित प्रश्न सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और 50 में से आपके कितने प्रश्न सही होंगे, ये आप लास्ट में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? पहला विकल्प है 26 जनवरी 1948, दूसरा है 26 जनवरी 1950, तीसरा है 26 जनवरी 1951 और चौथा है 15 जनवरी 1947। तो आप सभी लोगों को पता है कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है और इस दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो याद रखिए 26 जनवरी 1950। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? पहला विकल्प है 7 दिसंबर 1946, दूसरा है 8 दिसंबर 1946, तीसरा है 9 दिसंबर 1946 और चौथा है 11 दिसंबर 1946। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। अब यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि कहाँ पर हुई थी बैठक, तो याद रखिएगा नई दिल्ली में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? पहला विकल्प है सच्चिदानंद सिन्हा, दूसरा विकल्प है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा विकल्प है डॉक्टर BR अम्बेडकर और चौथा विकल्प है जवाहरलाल नेहरू। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अस्थायी अध्यक्ष पूछ लिए जाएं तो सच्चिदानंद सिन्हा थे, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। पहला विकल्प है सच्चिदानंद सिन्हा, दूसरा विकल्प है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा विकल्प है डॉक्टर BR अम्बेडकर और चौथा विकल्प है जवाहरलाल नेहरू। तो भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान की रूपरेखा किसने तैयार की? पहला विकल्प है महात्मा गांधी, दूसरा विकल्प है लाला लाजपत राय, तीसरा विकल्प है डॉक्टर BR अम्बेडकर और चौथा है जवाहरलाल नेहरू। तो संविधान की रूपरेखा तैयार की थी डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। इसीलिए इन्हें संविधान का जनक भी कहा जाता है। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि संविधान का जनक किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर को। और आपकी राजस्थान बोर्ड की जो किताबें हैं उनमें संविधान के बारे में भी बताया गया है, मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया भी है और इसकी मैंने प्ले लिस्ट बना दी है अलग से। तो आप लोग वहाँ पर मैंने जो किताबें पढ़ाई हैं क्लास 6 से लेकर 12 तक, तो आप लोग सभी वीडियो एक साथ प्राप्त कर सकते हैं उस प्ले लिस्ट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान का अगला प्रश्न है, संविधान का 17वां अनुच्छेद क्या कहता है? इसके बारे में बताना है। पहला विकल्प है व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है, दूसरा है समता का अधिकार देता है, तीसरा है अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और चौथा है संवैधानिक उपचार का अधिकार देता है। तो अनुच्छेद 17 जो है इसमें बताया गया है अस्पृश्यता के उन्मूलन के बारे में। ये इम्पोर्टेंट है अनुच्छेद, कई परीक्षाओं में पूछा गया है। पूछ लिया जाता है कि अस्पृश्यता से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में क्या प्रावधान है? तो इसमें बताया गया है कि अस्पृश्यता का उन्मूलन किया जाता है और किसी भी रूप में इसका पालन निषिद्ध है। अस्पृश्यता से उत्पन्न किसी भी नियोक्ता को लागू करना कानून के अनुसार दंडनीय अपराध होगा। तो याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीवन रक्षा तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रावधान है? पहला विकल्प है अनुच्छेद 20,
दूसरा है अनुच्छेद 21, तीसरा है अनुच्छेद 22 और चौथा है अनुच्छेद 23। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन रक्षा तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रावधान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? पहला विकल्प है अनुच्छेद 24, दूसरा है अनुच्छेद 25, तीसरा है अनुच्छेद 26 और चौथा है अनुच्छेद 27। तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 25 में। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला विकल्प है प्रस्तावना, दूसरा है मौलिक अधिकार, तीसरा है मौलिक कर्तव्य और चौथा है नीति निर्देशक तत्व। तो भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है प्रस्तावना को। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। याद रखिएगा, भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। अगला प्रश्न है शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस आयु के बालकों को शिक्षा का प्रावधान प्रदत्त करता है? पहला विकल्प है 6 से 14 वर्ष, दूसरा है 8 से 18 वर्ष, तीसरा है 6 से 12 वर्ष और चौथा है 6 से 18 वर्ष। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बालकों को शिक्षा का प्रावधान प्रदत्त करता है। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? पहला विकल्प है शोषण के विरुद्ध अधिकार, दूसरा है समानता का अधिकार, तीसरा है संपत्ति का अधिकार और चौथा है सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार भारतीय संविधान द्वारा भारत के सभी नागरिकों को प्रदान किए गए वे आवश्यक अधिकार हैं जो उनके व्यक्तित्व के विकास और जीवन जीने के लिए आवश्यक हैं, जिन्हें सरकार द्वारा किसी भी तरह से छीना या सीमित नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। कौन कौन से हैं? और अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 32 तक वर्णित हैं, ये भी याद रखिएगा। अब 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? समानता का अधिकार जो यहाँ पर लिखा हुआ है, समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 मौलिक अधिकार हैं। संपत्ति का अधिकार इसमें शामिल नहीं है और इसमें पूछा क्या गया है? यही तो पूछा गया है कि कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? पहला है भारत के मुख्य न्यायाधीश, दूसरा है प्रधानमंत्री, तीसरा है लोकसभा अध्यक्ष और चौथा है उपराष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? पहला विकल्प है लोकसभा अध्यक्ष को, दूसरा विकल्प है प्रधानमंत्री को, तीसरा विकल्प है भारत के मुख्य न्यायाधीश को और चौथा विकल्प है उपराष्ट्रपति को। तो भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र सौंपते हैं उपराष्ट्रपति को। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? पहला विकल्प है प्रधानमंत्री, दूसरा विकल्प है मुख्यमंत्री, तीसरा विकल्प है राष्ट्रपति, चौथा विकल्प है मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा, राष्ट्रपति। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम अधिकृत संख्या क्या है? अधिकतम अधिकृत संख्या पूछी गई है। पहला विकल्प है 545, दूसरा है 543, तीसरा है 552 और चौथा है 550। इस प्रश्न को ध्यान से समझिएगा क्योंकि लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम अधिकृत संख्या पहले 552 हुआ करती थी, लेकिन जनवरी 2020 में 104वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए मनोनीत सीटों का प्रावधान समाप्त कर दिया गया। तो वर्तमान में लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? 550 है।
530 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी कुल अब सदस्यों की अधिकतम अधिकृत संख्या कितनी है? 550 है। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संसद द्वारा देश में सूचना पाने का अधिकार संबंधी विधेयक कब पारित किया गया? पहला विकल्प है जून 2022, दूसरा है अप्रैल 2003, तीसरा है जून 2005 और चौथा है जुलाई 2006। तो संसद द्वारा देश में सूचना पाने का अधिकार जून 2005 को पारित किया गया। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, पहले वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया था, इसके अध्यक्ष थे। पहला विकल्प है केसी नियोगी, दूसरा है केसी पंत, तीसरा है के संतानम और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो पहले वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया था। एक प्रश्न तो आपका यही तैयार हो गया। इसके अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी थे। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया? पहला विकल्प है 24 जनवरी 1950, दूसरा विकल्प है 26 जनवरी 1950, तीसरा है 15 अगस्त 1947 और चौथा है 22 जुलाई 1950। तो राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया? 24 जनवरी 1950 को। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। राष्ट्रगान जन गण मन है, ये तो आप लोगों को पता ही है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम है। राष्ट्रगान को किसने लिखा है? राष्ट्रगान को लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। और राष्ट्रगीत को किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। तो ये भी प्रश्न कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा। इसमें आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई? पहला विकल्प है रूस, दूसरा विकल्प है जर्मनी, तीसरा विकल्प है फ्रांस और चौथा विकल्प है चीन। तो मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा ली गई है रूस से। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया? पहला विकल्प है कर्ण सिंह समिति, दूसरा है कृपलानी समिति, तीसरा है स्वर्ण सिंह समिति और चौथा है देवराज अरस समिति। तो संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के आधार पर। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन संबंधित है? पहला विकल्प है भाषाओं की सूची, दूसरा विकल्प है प्रांतीय संघीय तथा उभयनिष्ठ सूची के विषय, तीसरा है शपथ एवं स्वीकृति की सूची और चौथा है राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के दायित्व। तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। पहली जो अनुसूची है इसमें भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम हैं। दूसरी में राष्ट्रपति, राज्यों, राज्यपालों, लोकसभा विधानसभा के अध्यक्षों, उपाध्यक्षों, राज्यसभा के सभापतियों और उपसभापतियों, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, इन सब के वेतन और भत्तों से संबंधित दूसरी अनुसूची है। वेतन, भत्ते और विशेषाधिकारों से संबंधित। तीसरी अनुसूची में विभिन्न संवैधानिक पदों के लिए शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप शामिल है। चौथी अनुसूची में राज्यों की राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है। पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधानों को निर्धारित करती है। छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। सातवीं अनुसूची
केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से संबंधित है, जिनमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची शामिल है। तो इसमें यही पूछा गया है कि सातवीं अनुसूची निम्नलिखित में से सातवीं अनुसूची से कौन संबंधित है, तो प्रांतीय और संघीय तथा उभयनिष्ठ सूची के विषय। बी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। आठवीं अनुसूची में क्या है, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है। और 9वीं अनुसूची भूमि सुधारों से संबंधित कानूनों और विनियमों को शामिल करती है। 10वीं अनुसूची संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के दल बदल के आधार पर अयोग्यता से संबंधित है। 11वीं अनुसूची पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों और शक्तियों को विस्तृत करती है। और 12वीं अनुसूची नगरपालिकाओं के कार्यों और शक्तियों से संबंधित है। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पता होना चाहिए आपको कितनी अनुसूचियां हैं और किस में क्या विषय है, ये भी पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्यों के मध्य वितरण संविधान की निम्न अनुसूचियों में से किस एक में है। यानी विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्यों के मध्य वितरण किस अनुसूची में है, ये बताना है। पहला विकल्प है 6ठी, दूसरा है 7वीं, तीसरा है 8वीं और चौथा है 9वीं। तो ये केंद्र तथा राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का वितरण भी 7वीं अनुसूची में है। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है। पहला विकल्प है 6ठी अनुसूची, दूसरा है 7वीं अनुसूची, तीसरा है 9वीं और चौथा है 11वीं। तो सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार ये भी 7वीं अनुसूची में उल्लिखित है। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे। तो पूछा गया है मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे। पहला है 444, दूसरा है 445, तीसरा है 446 और चौथा है 395। तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और अब लगभग 470 से भी ज्यादा अनुच्छेद हैं, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह लिखा है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। पहला विकल्प है अनुच्छेद 1, दूसरा है पहला विकल्प है अनुच्छेद 2, दूसरा है अनुच्छेद 1, तीसरा है अनुच्छेद 3 और चौथा है अनुच्छेद 4। तो किस अनुच्छेद में यह लिखा है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। अनुच्छेद 1 में। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। पहला है अनुच्छेद 36 से 51, दूसरा है अनुच्छेद 36 से 52, तीसरा है अनुच्छेद 36 से 53 और चौथा है अनुच्छेद 36 से 54। तो अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है। पहला विकल्प है अनुच्छेद 73, दूसरा है अनुच्छेद 74, तीसरा है अनुच्छेद 75 और चौथा है अनुच्छेद 76। तो महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के तहत की जाती है। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है। पहला विकल्प है अनुच्छेद 85, दूसरा है अनुच्छेद 86, तीसरा है अनुच्छेद 87 और चौथा है अनुच्छेद 88। तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है। अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। पहला विकल्प है अनुच्छेद 108, दूसरा है अनुच्छेद 109, तीसरा है अनुच्छेद 110 और चौथा है अनुच्छेद 111। तो किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। अनुच्छेद 108। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न दिया गया है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? पहला विकल्प है अनुच्छेद 121, दूसरा है अनुच्छेद 122, तीसरा है अनुच्छेद 123 और चौथा है अनुच्छेद 124। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला विकल्प है अनुच्छेद 308, दूसरा है अनुच्छेद 311, तीसरा है अनुच्छेद 312 और चौथा है अनुच्छेद 300 का। तो संपत्ति का जो अधिकार है ये अनुच्छेद 300 का में है। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया? पहला विकल्प है अनुच्छेद 342, एक, दूसरा है अनुच्छेद 341, एक, तीसरा है अनुच्छेद 343 एक और चौथा है अनुच्छेद 344 एक। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजकीय भाषा घोषित किया गया है? अनुच्छेद 343 एक के तहत। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो प्रश्न मैं लेकर आई हूँ ये पूछे गए प्रश्न हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है? ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। पहला विकल्प है 8वीं अनुसूची, दूसरा है 7वीं अनुसूची, तीसरा है 5वीं अनुसूची और चौथा है 10वीं अनुसूची। तो कौन सी अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है? 8वीं अनुसूची में। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा, 8वीं अनुसूची। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था है? पहला विकल्प है अनुच्छेद 62, दूसरा है अनुच्छेद 63, तीसरा है अनुच्छेद 64, चौथा है अनुच्छेद 65। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है? ये की गई है अनुच्छेद 63 के अंतर्गत। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का वर्णन है? पहला विकल्प है 7वीं अनुसूची, दूसरा है 5वीं अनुसूची, तीसरा है 10वीं अनुसूची और चौथा है 8वीं अनुसूची। तो किस अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा है? 7वीं अनुसूची में। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान में समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है? पहला विकल्प है कनाडा, दूसरा विकल्प है रूस, तीसरा विकल्प है ब्राजील और चौथा है ऑस्ट्रेलिया। तो संविधान में समवर्ती सूची ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? अभी आपको बताया था, रूस से लिया गया है। ये प्रश्न आ चुका है, रिपीट हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी पहले ये प्रश्न करवाया था। अगला प्रश्न दिया गया है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? पहला विकल्प है 1956, दूसरा है 1957, तीसरा है 1959, तीसरा है चौथा है 1958। तो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया 1956 में। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। ये भी आप याद रखिएगा, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न देखो, इसमें आगे है भी लिखा है, भाषाई आधार पर भारत का प्रथम राज्य कौन सा गठित किया गया? पहला विकल्प है आंध्र प्रदेश, दूसरा है केरल, तीसरा तमिलनाडु और चौथा महाराष्ट्र। तो भाषाई आधार पर भारत का प्रथम राज्य गठित किया गया आंध्र प्रदेश। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी अधिकार किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? पहला विकल्प है अनुच्छेद 5 से 11, दूसरा है अनुच्छेद 6 से 11, तीसरा है अनुच्छेद 9 से 12 और चौथा है अनुच्छेद 5 से 12। तो भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी अधिकार दिए गए हैं अनुच्छेद 5 से 11 में। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय संसद का निर्माण कैसे होता है? पहला विकल्प है लोकसभा,
प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति, दूसरा है लोकसभा राज्यसभा, तीसरा है लोकसभा राष्ट्रपति और चौथा है राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति। प्लस का मतलब है यानी ये सब मिलकर करते हैं। चलिए कौन सा विकल्प सही होगा? तो भारतीय संसद का निर्माण होता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संसद का स्थायी सदन कौन सा है? पहला विकल्प है राज्यसभा, दूसरा है लोकसभा, तीसरा है दोनों और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो संसद का निम्न सदन होता है लोकसभा और उच्च सदन होता है राज्यसभा। अब इसमें स्थायी सदन पूछा गया है तो स्थायी सदन राज्यसभा होती है। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय संसद को कौन भंग कर सकता है? पहला विकल्प है राष्ट्रपति, दूसरा विकल्प है प्रधानमंत्री, तीसरा है उपराष्ट्रपति और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संसद को भंग कर सकता है राष्ट्रपति। जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं ये भारतीय संसद को भंग कर सकते हैं। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? पहला विकल्प है 1 बार, दूसरा विकल्प है 2 बार, तीसरा विकल्प है 3 बार, चौथा विकल्प है 4 बार। तो एक वर्ष में कम से कम 2 बार संसद की बैठक होना अनिवार्य है। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा, 2 बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अस्थायी संसद भारत में कब तक रही? पहला विकल्प है 17 मई 1952 ईस्वी, दूसरा है 17 जून 1952, तीसरा है 17 जनवरी 1952 और चौथा है 17 अप्रैल 1952। तो अस्थायी संसद रही है भारत में 17 अप्रैल 1952 तक। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? पहला विकल्प है राज्यसभा, दूसरा है लोकसभा, तीसरा है दोनों और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो अभी आपको बताया था निम्न सदन लोकसभा होता है और उच्च सदन राज्यसभा। तो निम्न सदन पूछा गया है, बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? पहला विकल्प है राष्ट्रपति, दूसरा है प्रधानमंत्री, तीसरा है उपराष्ट्रपति, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? पहला विकल्प है राष्ट्रपति, दूसरा विकल्प है प्रधानमंत्री, तीसरा विकल्प है उपराष्ट्रपति और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान के अनुसार भारत के प्रथम नागरिक होते हैं भारत के राष्ट्रपति। पहला विकल्प इसमें सही है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कई प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? पहला विकल्प है राष्ट्रपति, दूसरा विकल्प है प्रधानमंत्री, तीसरा विकल्प है उपराष्ट्रपति और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होते हैं। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो 30 मिनट से भी कम समय में मैंने 50 प्रश्न करवाए हैं। संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और आपके 50 में से कितने प्रश्न सही हुए ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा। आप लोग बताते हैं, मैं सभी का कमेंट पढ़ती हूँ, सभी को रिप्लाई भी देती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।